नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या बिहार का चुनाव इस बार देश को चौंकाने जा रहा है? और क्या कई बरसों के बाद नीतीश कुमार की सत्ता का सूरज फाइनली डूबने जा रहा है? और अगर ऐसा है तो क्या बिहार में इस बार सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है, सरकार बदलने जा रही है? अब दोस्तों, ये बात मैं किसी सर्वे या ओपिनियन पोल के आधार पर नहीं कह रहा हूँ। मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि नीतीश कुमार के कई साथी, कई लॉयलिस्ट नीतीश को छोड़कर तेजस्वी का दामन थाम रहे हैं। इनमें छोटे मोटे नेता नहीं, इनमें कई पूर्व सांसद हैं, कई विधायक हैं, कई सांसदों के बेटे हैं जो नीतीश कुमार के साथ रहे। आज वो नीतीश कुमार के जहाज से कूदकर तेजस्वी के रथ पे सवार हो गए। अब ये जो जेडीयू के नेता थे, जो नीतीश के साथी थे, क्या ये हवा का रुख भांप रहे हैं? क्या इन्हें एहसास हो रहा है, इन्हें अंदाज़ा लग रहा है कि 14 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तो सत्ता की कमान किसके हाथ में जाएगी? अब दोस्तों, दो चार नेता तो अमूमन चुनाव से पहले या चुनाव के बीच एक पार्टी से दूसरी पार्टी जाते हैं, लेकिन थोक के भाव सरकार छोड़कर, सत्ताधारी दल छोड़कर, वो भी मोदी और अमित शाह की एनडीए छोड़कर कोई विपक्ष की पार्टी ज्वाइन करे, और वो भी थोक के भाव, होलसेल रेट में, ऐसा कम होता है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार के लिए मैं ऐसा मानता हूं कि जो सबसे बड़ा झटका है वो ये है कि जो उनके साथी थे कल तक, वो आज कैमरे पर बोल रहे हैं, उन्हें छोड़ने के बाद कैमरे पर बोल रहे हैं, मंच पर बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार का दी एंड होने जा रहा है, नीतीश कुमार की राजनीति का द एंड होने जा रहा है। सुनिए, संतोष कुशवाहा सुनिए, जो बड़े खास थे नीतीश कुमार के पूर्व सांसद, क्या बोल रहे हैं कैमरे पर। और आने वाले समय में जनता दल समाप्त हो जाएगी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो मात्र एक मुझे जो समझ मेरी समझ है, उसके हिसाब से जो गेट में दरबार होते हैं उनकी भूमिका मात्र वही रहती है। और जनता दल यूनाइटेड अब ऐसे लोग चला रहे हैं जो नीतीश कुमार जी को समाप्त करना चाहते हैं। अब दोस्तों, नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं है, मिजाज ठीक नहीं है, मनोस्थिति ठीक नहीं है, पार्टी का हाल आप देख ही रहे हैं, तस्वीरें जाहिर कर रही हैं कि उनकी पार्टी का क्या हाल है। लेकिन हाल बीजेपी का भी ठीक नहीं है, बीजेपी की भी हालत खस्ता है। और हालत खस्ता इसलिए है क्योंकि इस बार मोदी जी को सबसे बड़ा चैलेंज, मोदी जी के ही शिष्य कह लीजिए, पुराने सलाहकार कह लीजिए, प्रशांत किशोर, सबसे बड़ा चैलेंज प्रशांत किशोर से मिल रहा है। एक समय में मोदी, प्रशांत किशोर एक ही मंच पर थे, और आज आमने सामने इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि प्रशांत किशोर की जो पार्टी है और प्रशांत किशोर की पार्टी का जो वोट बैंक है, मूलतः शहरी वोट बैंक है, अर्बन वोटर हैं, अपर कास्ट वोटर हैं, सवर्ण वोटर हैं, एक तरह का कॉमन वोट बैंक है बीजेपी के साथ। इसलिए प्रशांत किशोर अगर मजबूती पकड़ते हैं, उनकी पार्टी अगर मजबूती से चुनाव लड़ती है, तो सबसे ज़्यादा नुकसान बीजेपी को ही करेगी। और सबसे बड़ी बात यह कि प्रशांत किशोर की रैलियों में, उनकी पार्टी जन स्वराज की रैलियों में ज़बरदस्त भीड़ देखी जा रही। जहाँ जहाँ प्रशांत किशोर जा रहे हैं, उनके पीछे पीछे भीड़ चल रही है। अच्छे संकेत नहीं है मिस्टर मोदी और मिस्टर शाह के लिए। अब दोस्तों, मोदी और शाह को इस बात का एहसास तो ज़रूर होगा कि प्रशांत किशोर किस तरह उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके मंसूबों पे पानी फेर रहे हैं। इसलिए इस बार ये देखना होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं अंडरलाइन करना चाहता हूं कि बीजेपी इस बार 2020 की तुलना में, यानी जो पिछला चुनाव हुआ था जिसमें बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था, इस बार पुराने प्रदर्शन से बेहतर करती है या बदतर करती है। मिसाल के तौर पर 2020 में बीजेपी 74 सीटें लाई थी, वेरी गुड परफॉर्मेंस, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस बीजेपी की थी, 74 सीटें जीती थी। लेकिन इस बार बीजेपी जो थोड़ा कम सीटों पर लड़ रही है, 74 के ऊपर जाती है, यानी 75 सीट लाती है, 74 लाती है, 76 लाती है, या फिर 74 से नीचे आती है। और जानकारों का कहना है कि अगर 74 से नीचे उतरते उतरते प्रशांत किशोर अगर उनको डैमेज करते करते 50-55 सीटों पर लिया है, बीजेपी को अगर 50-55 सीटों पर लिया है प्रशांत किशोर, तो एक बात तय मानिए दोस्तों कि फिर एनडीए, बीजेपी इस बार सरकार बनाने नहीं जा रही है। अगर 50-55 सीटों में फंसती है मोदी और शाह की नाव, तो फिर सरकार बनने नहीं जा रही है।
उधर मेरी आज कुछ बीजेपी के नेताओं से बात हुई। उनका ये कहना है कि भाई कोई भी सूरत हो, चाहे प्रशांत किशोर जितना भी डेंट करें, मोदी जी की जो स्कीम्स हैं, 10,000 किसानों की हथेली पर रखना, 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं के हथेली पर रखना, ये जो पैसा बट रहा है थोक के भाव, इसका वहाँ पर इम्पैक्ट है। ये बीजेपी का मानना है। अब होता आगे क्या है, 14 नवंबर को जब मशीनें खुलेंगी क्या होगा, ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है। और मैं इस सवाल की तह में ही जाना चाहता हूँ कि जिस तरह से जेडीयू के जहाज़ से कूदकर लोग, बड़े बड़े नेता तेजस्वी के रथ पर बैठ रहे हैं, और जिस तरह से प्रशांत किशोर बीजेपी को डेंट कर रहे हैं, और जिस तरह से पैसे बट रहे हैं, खुलेआम लूट है पैसों की, कैश जा रहा है अकाउंट में, खातों में, महिलाओं के, किसानों के, कुल मिलाकर होने क्या जा रहा है बिहार में। और बिहार, एक बार फिर मैं अंडरलाइन करूंगा दोस्तों, बिहार बहुत ही निर्णायक चुनाव है, राहुल और तेजस्वी से कहीं ज़्यादा निर्णायक मोदी और शाह के लिए। बिहार अगर मोदी के हाथ से निकला तो दिल्ली दरबार की नींव वाकई हिलने जा रही है। इसलिए सवाल आज फिर बड़ा है, और मैंने कोशिश की है कि बिहार से ऐसे रिपोर्टर, ऐसे पत्रकार को बुलाऊं जो पूरे बिहार में लगातार दौरा कर रहे हैं, सारी पार्टियों के संपर्क में, आरजेडी से भी बात कर रहे हैं, बीजेपी से भी बात कर रहे हैं, जेडीयू से भी बात कर रहे हैं, कांग्रेस से भी बात कर रहे हैं, बीजेपी से भी बात कर रहे हैं। और शायद मुझे लगा कि सरोज सिंह से बेहतर कोई और पत्रकार नहीं हो सकता, निष्पक्ष है, बेखौफ है। तो सरोज सिंह को सुनिए और साथ में आप उमाकांत जी को भी सुनिए, एक तस्वीर जो है कहीं ना कहीं क्लियर होगी। सरोज जी, भाई ये जो नीतीश कुमार की कश्ती कह लीजिए, जहाज कह लीजिए, कूद कूद कर लोग तेजस्वी के रथ पे बैठ रहे हैं, तो क्या तेजस्वी इस वक्त फ्यूचर दिख रहे हैं? और क्या मैं इसको मानूं कि नीतीश कुमार की पारी समाप्त हो रही है, जेडीयू खत्म हो सकती है इस चुनाव के बाद? इस तरह की कोई आशंका है जिसकी वजह से ये भगदड़ मच रही है जेडीयू में? दीपक भाई, ये तो जो आज पटना में हुआ, ये तो मानिए कि एक ट्रेलर बस है, एक हल्की झांकी यह है। एक ट्रेलर है। अभी तो जी जी, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। अभी देखिए, जब एनडीए के सीटों का अनाउंसमेंट होगा, सीटों की संख्या का और उम्मीदवारों का, उसके बाद देखिए क्या तमाशा होता है। तो इसका मतलब है कि भीतर में जो इनफाइटिंग है जनता दल यूनाइटेड के अंदर, और जिसकी आज एक झलक मिली, चाहे वो जगदीश शर्मा का बेटा राहुल शर्मा शामिल हुए, अजय कुशवाहा शामिल हुए, और सबसे बड़ी बात, जो गिरधारी यादव जो खुद जदयू के सांसद हैं बांका के, उनका बेटा शामिल हो गया चाणक्य प्रकाश आरजेडी में। तो आप समझ लीजिए, जब सांसद का बेटा दूसरे दल में शामिल हो रहा है तो जनता दल में स्थिति क्या बन रही है। एक आम राजनीतिक समझ रखने वाला आदमी भी इसको समझ सकता है कि जेडीयू के सांसद को अपने ही पार्टी पर भरोसा नहीं है, अपने बेटे का भविष्य संभालने के लिए उसको आरजेडी में भेज रहा है। तो जनता दल यूनाइटेड की स्थिति क्या है दीपक भाई, इसको आसानी से समझा जा सकता है। सरोज जी, आपको ये लगता है कि वाकई अब नीतीश कुमार के हाथ में चीजें नहीं हैं और सारा का सारा जेडीयू का मैनेजमेंट अमित शाह कर रहे हैं, जिसको लेकर जेडीयू के जो पुराने नेता हैं वो नाराज हैं? देखिए, हम एक छोटी सी बात, शायद वो पोस्टर आपने देखा नहीं, हम आपको भेजेंगे भी। एक पोस्टर अभी छपी है आनंद सिंह की, उनका नॉमिनेशन है 14 तारीख को। टिकट का भी कहीं बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने 14 तारीख को कहा है कि हम नॉमिनेशन करें। उस तस्वीर की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, आनंद सिंह की तस्वीर है बड़ी सी, और एक बड़ी सी तस्वीर जो है वो ललन सिंह की है। नीतीश कुमार की तस्वीर ऊपर में कोने में एक छोटी सी लगाई थी, कोने में ऊपर, और बड़ी बड़ी तस्वीरें ललन सिंह की है और अनंत सिंह की है। तो ये तस्वीर एक इशारा करती है कि बिहार की सियासत और जनता दल की सियासत में अब नीतीश कुमार कहां पे खड़े। जिनके नाम पर वोट मिलता था उसको आपने एक कोने पे टांग दिया, और बड़ी बड़ी तस्वीरें ललन सिंह की और अनंत सिंह खुद जो उम्मीदवार हैं उनकी तस्वीर है पोस्टर में। तो आज बड़ी चर्चा इस पोस्टर की पटना में सत्ता के गलियारों में, कि आखिर कोने में क्यों टांग दिया नीतीश कुमार को, और ललन सिंह की बड़ी तस्वीर क्यों है। तो आसानी से समझा जा सकता है कि क्या स्थिति जदयू में आखिर चल क्या रहा। जी, नीतीश कुमार की तस्वीर छोटी होती जा रही दिन ब दिन, और सरोज जी कह रहे हैं कि छोटी सी तस्वीर पोस्टर पे लगी है, उनके जो बाकी नेता हैं उनकी तस्वीरें बड़ी हैं। नीतीश कुमार को एक तरह से बीच चुनाव में बुलाया जा रहा है, ये एक संकेत दे रहे हैं। उमाकांत जी, मेरा जो सवाल है वो ये है कि जिस तरह से संतोष कुशवाहा हैं और बड़े कई नेता हैं, कोई सांसद है, कोई सांसद का बेटा है, ज्यादातर लोग नीतीश कुमार के
बहुत ही खास लोग हैं जो नीतीश कुमार को छोड़ के जा रहे हैं। क्या वजह है कि ये विधायक नीतीश कुमार का जहाज छोड़कर लालू के रथ पे सवार हो रहे हैं, तेजस्वी का दामन थाम रहे हैं? नहीं नहीं, जहाज तो डूब ही रहा है। जहाज में और भी जहाज डूब रहे हैं, जो आसपास जो जहाज खड़े हैं। क्या होता है कि जब जहाज डूबता है तो उसमें कूद करके लोग दूसरे जहाज में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो आसपास के जहाज है वो भी डूब रहे हैं। तो ऐसी दशा में लोग ऐसा जी। एक कदम उठा रहे हैं जिससे वो भविष्य उनका सुरक्षित रहे, फ्यूचर की पॉलिटिक्स रहे। और तेजस्वी को लोग, मुझे जो लग रहा है एक ऑब्जर्वर के नाते, कि तेजस्वी के साथ अभी चूंकि आयु है, उनकी स्वच्छ इमेज है, वो सामाजिक समरसता की राजनीति कर रहे हैं। मुझे ये पता लगा कि कम से कम वो अपर कास्ट को तो वोट देते, सीट देते नहीं थे। इस बार पता लगा कि उनके जो उनका एजेंडा है कि 15-20 वो ऐसी कास्ट को भी टिकट दे रहे जो उनके पार्टी के कभी एमएलए नहीं होते थे। तो ये एक बड़ा भारी परिवर्तन है, और मुझे लग रहा है ये अच्छी बात है कि आरजेडी सामाजिक न्याय को का विस्तार कर रही है। तो ये अच्छी बात है कि तेजस्वी की तरफ लोग देख रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी को नए मुख्यमंत्री और भावी मुख्यमंत्री की तरफ देख रहे हैं कि वो भावी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और जो समीकरण है वो समीकरण ये मानते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है पिछले जी 20 साल का, तो कब तक लोग ढोएंगे उस एंटी इनकम्बेंसी को, कब तक लोग उसका मुकाबला करेंगे। जी जी जी। लखड़ा साहब कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार का जहाज डूबता दिखाई दे रहा है, उन्हीं के पार्टी के विधायकों को, सांसदों को, नेताओं को, और कहीं ना कहीं तेजस्वी के रथ जो है वो सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो इसलिए जहाज छोड़कर तेजस्वी के रथ में सवार हो रहे हैं, क्योंकि भविष्य तेजस्वी के साथ है। भाई सरोज जी, आप तो पटना में हैं, क्या आपको लगता है वाकई नीतीश कुमार की दाल पतली है, जेडीयू की दाल पतली है, जहाज डगमगा रहा है? जी, ये कह रहे थे कि सर कि जो स्थितियां हैं बिहार में और जो ये लोग इधर उधर जा रहे हैं, आयाराम गयाराम की बात नहीं सही। मतलब है कि दो आशंका है, एक नीतीश कुमार के हेल्थ को लेकर, दूसरी आशंका क्या चुनाव के बाद भाजपा नीतीश कुमार को कमान सौंपेगी। ये दो आशंका नीतीश कुमार से जुड़े हुए लोगों को डरा रही है, और यही कारण है कि उनसे जुड़े हुए लोग अपने अपना सुरक्षित ठिकाना खोज रहे हैं, जो आज हुआ। अगर ऐसा नहीं होता तो वो लोग नीतीश कुमार का साथ नहीं छोड़ते। वो जानते हैं कि नीतीश कुमार की नहीं चलेगी, पोस्ट इलेक्शन नहीं चलेगी, उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा इस पर शक है। उनका हेल्थ कब तक साथ देगा, ये भी लोग कह रहे हैं कि 5 साल तक वो राजनीति में एक्टिव होंगे, एज ए सीएम रहेंगे, इसकी भी संभावना कम है अगर बीजेपी उनको बना भी देती है तो कहीं ना कहीं कई कारणों से नीतीश कुमार के नेतृत्व पर एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है। पहले भी लग रहा था, अब ज्यादा लग रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसे नेताओं को जिनको आगे की राजनीति करनी है, वो अपना सुरक्षित ठिकाना खोज रहे। इसके अलावा एक चीज जो दीपक जी हमको समझ में आती है कि आरजेडी में ही वो लोग जा रहे हैं। उस समय उनको सहूलियत होगी, एक कंफर्टेबल स्थिति होगी, क्योंकि उनके ही लोग आरजेडी में रहेंगे। वो अपने नेतृत्व को समझाएंगे कि चलिए अब जो बात हुई सो हुई, पुरानी बात भूलिए, अब नए सिरे से एक बार फिर हम बिहार में सरकार बनाते हैं। वो तो नंबर पर डिपेंड करेगा कि किसके पास कितना नंबर है। लेकिन एक संभावना, एक छेद कहीं ना कहीं ये जरूर है कि पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो के लिए ये एक ग्राउंड भी तैयार हो रहा है। जिस तरह से लोग जेडीयू को छोड़कर किसी दूसरे पार्टी में नहीं जा रहे, आरजेडी में ही जा रहे, क्योंकि अगर कोई सरकार बनने की संभावना होगी बीजेपी को माइनस करके, तो वो जेडीयू आरजेडी की ही बनेगी, जो पहले भी थी यहाँ पर। तो उस संभावना को और मजबूत करने के लिए वो लोग जा रहे हैं। अपने पहले के कारण तो है ही नीतीश कुमार को लेकर, लेकिन जो जी दूसरा कारण है पोस्ट इलेक्शन में कि सरकार कैसे बनेगी, उसके लिए भी ये लोग जा रहे हैं। और अगर नंबर कुछ उल्टा पुल्टा हुआ तो एक संभावना उस समय बन सकती है, एक नए तस्वीर के साथ नई सरकार बन। सरोज जी, एक सवाल और मैं करना चाह रहा हूं आपसे, उसके बाद मैं लखेड़ा साहब के पास आऊंगा। क्या आपको लगता है कि बीजेपी में जिस तरह का एक एक माहौल है इस वक्त, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, मंगल पांडे हो, या फिर संजय जायसवाल हो, दिलीप जायसवाल हो, हर बड़े नेता पर भ्रष्टाचार का आरोप है। और खासकर जिन लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, अमित शाह के आदमी। इससे पहले वोट चोरी के मामले में भी मोदी और शाह की बड़ी किरकिरी बिहार में हुई। क्या आपको लगता है कि इन परिस्थितियों में बीजेपी पिछली बार जैसा परफॉर्मेंस देगी, या इस बार सीटें बीजेपी की घट सकती हैं? और अगर सीटें घटती हैं
तो क्या एनडीए के लिए दिक्कतें होंगी? देखिए, आपके सवाल के 2-3 पहलू है। हमको लगता है, जहां तक मेरा अनुभव और जहां तक हम बीजेपी की राजनीति को समझ पा रहे हैं, बीजेपी इस समय सबसे कमजोर स्थिति में है बिहार, और उसका विश्वास जगमगा रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो अपने सहयोगी दलों को मनाने के लिए 3 दिन से जो पटना में नाटक चल रहा है, दरवाजे दरवाजे जा रहे हैं भाजपा के नेता, केवल नरेंद्र मोदी और अमित शाह ही बच गए। बाकी भाजपा का कोई ऐसा बड़ा लीडर नहीं है जो अपने सहयोगी पार्टी के दरवाजे पर नहीं गया हो। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। मान मनोबल, अगर भाजपा मजबूत स्थिति में होती तो सहयोगी दल भी इतना नहीं फैलते। वो भी जितना से पैतरा ले रहे हैं, उतना पैतरा वो लोग भी नहीं लेते। तो बीजेपी तो कमजोर है ही। बीजेपी पिछले बार की तुलना में 10 सीट कम लड़ रही है। 110 सीट लड़ी थी वो 20 में। अब जो खबरें हैं कि वो 100 101 के आसपास लड़ेगी चुनाव। 10 सीट तो ऐसे ही माइनस हो गया। आपकी स्थिति कमजोर है। प्रशांत किशोर आपको कमजोर कर रहा है, आपके वोट बैंक में सेंधमारी कर रहा है। तो आप 50-55 के बीच का भी आंकड़ा आप पाएंगे कि नहीं, इस पर भी एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है। 70 की बात तो छोड़ दीजिए, आप 50-55 के बीच भी रहेंगे कि नहीं, इस पर भी सवाल पटना में उठाया जा रहा है। तो इतनी कमजोर स्थिति में बीजेपी पहले कभी नहीं रही। आपका जो सवाल था कि क्या होगा पिछली बार के तुलना में, तो हमको तो ये लगता है कि बीजेपी का फिगर 25 के चुनाव में नीचे जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। इतना तो सिग्नल मिल रहा है और दिख भी रहा है कि दीवारों पर ये लिखा हुआ। दीपक भाई, बीजेपी बीजेपी के लिए स्थितियां अच्छी नहीं है। बीजेपी की सीटें कम हो सकती हैं। लखेड़ा साहब, अगर बीजेपी की सीटें कम हो रही हैं, सरोज भाई कह रहे हैं कि 70 के ऊपर जाना मुश्किल है, यहाँ तो 50-55 लिया है तो बहुत बड़ी बात है। क्या आपको लगता है कि अगर बीजेपी पिछली बार की तुलना में 20-25 सीटें कम लाती है तो ये सरकार कैसे बनेगी? क्या एनडीए के लिए सरकार इस बार बनाना वाकई एक टेढ़ी खीर है? देखिए, मैं एक बात बता दूं कि टेढ़ी खीर क्या हो सकता है कि बहुमत से इतना दूर हो जाए कि जोड़ तोड़ करके भी सरकार ना बने। देखिए, अभी टिकटॉक का जो जोड़ तोड़ हो रही है और टिकटॉक में जो झगड़े हुए हैं एनडीए के भीतर, वो बहुत चिंताजनक है। और इस तरह से सौदेबाजियां हो रही हैं, तो भाई जेडीयू ने तो कह दिया है कि अगर चिराग पासवान को और मांझी को आपने एकोमोडेट करना है तो आप अपने कोटे की जो 110 सीटें हैं उनमें से 15 सीट 20 सीट कम कर दीजिए। तो ऐसी हालत में अगर भारतीय जनता पार्टी 90 सीट या 95 सीट पर सिमटती है तो आप ये लगा लीजिए कि 50% जीत का मार्जिन है बीजेपी का बिहार में। जो मुझे लग रहा है कि 50% जो मिलेंगी अलॉटेड सीटें, उसके 50% से ऊपर नहीं जीत पाएंगे। और जदयू भी जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड में बिखराव है, उसके जो नेता है वो नेता अपने भविष्य के लिए दिन रात चिंता कर रहे हैं कि वो कहते हो डायलॉग है ना शोले फिल्म का कि अब तेरा क्या होगा कालिया। तो अब ये जो स्थितियां हैं, ये स्थितियां बहुत चिंताजनक है। और दूसरी बात यह है कि अगर ये चिंताजनक नहीं होती, जदयू भाजपा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी अगर नहीं होता तो ये रेवड़ियां क्यों बढ़ती? ये जो खजाना खाली किया जा रहा है पूरा, मतलब इतना बेहिसाब पैसा आपने लोगों के खातों में डाल दिया है। और दूसरी बात है कि लोगों को तो अभी चुनाव आते आते ये पता लगने वाला है कि ये लोन है। ये जो 2 लाख का जो वादा किया है कि 1,80,000 बाद में देंगे, 10,000 की किस्त है कि आप चाय की दुकान, पकौड़ा का दुकान, पान की दुकान, ये सब खोखा बरोगा लगाइए 10,000 में। तो ये लोन के रूप में है और धीरे धीरे करके चुनाव आते आते इसकी पोल पट्टी खुलेगी। तो सरोज जी, समय कम जी, हो रहा है, आखिरी सवाल आपसे। जिस तरह से आपने कहा और उमाकांत जी ने भी वही बात दोहराई एक तरह से, कि बीजेपी पुरानी परफॉर्मेंस को शायद रिपीट ना कर पाए। यानी पिछली बार 70 से ज्यादा, 75 से ज्यादा सीटें थी, इस बार शायद 70 छोड़िए, 60 छोड़िए, 50 के आसपास बीजेपी सिमट सकती है। अगर ऐसी स्थिति होती है कि बीजेपी 50 तक ही सिमट जाती सीटों तक, तो क्या हम ये माने कि जेडीयू के लिए फिर दूसरा विकल्प खुला है? क्या जेडीयू, क्या नीतीश कुमार अभी भी लालू की तरफ जा सकते हैं 14 नवंबर के बाद अगर नतीजे आते हैं, एक हंग असेंबली की स्थिति होती है? दीपक सर, जब हम ये कहते हैं कि बीजेपी की सीटें घटेगी 25 में, तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि 2020 के चुनाव में 110 सीटों पर लड़ी, 74 सीट जीती। इस बार आप लड़ रहे हैं 101 सीट पर, सीटें ऐसी 10 घट गई, 11 सीटें घट गई। प्रशांत किशोर प्लेयर नहीं थे 2020 में, इस बार बड़े प्लेयर हैं जो आपको ही नुकसान पहुंचा रहे हैं।
चिराग पासवान ने जनता दल यूनाइटेड को नुकसान पहुंचाया, 43 सीटों पर ला दिया। बीजेपी को तो ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, एक दो सीटों को अगर हम छोड़ दें तो कहीं ना कहीं जेडीयू के लिए उतनी विपरीत परिस्थिति नहीं है इस बार जितना कि बीजेपी के लिए है। इसीलिए बीजेपी की सीटें घटेगी, जेडीयू बेटर करेगी पिछले चुनाव की तुलना में। 43 सीटें आई तो निश्चित तौर पर वो 50 प्लस करेगी, और वैसी स्थिति तेजस्वी और नीतीश के अलायंस का एक मजबूत आधार तैयार करेगी कि चलिए अब हम लोग एक नई सरकार बिहार में बनाते हैं। क्योंकि जो कंफर्टेबल रहेगा गठबंधन वही होगा, जहां बहुमत होगा वही होगा, क्योंकि कोई डगमग सरकार बनाना नहीं चाहेगा बिहार में। क्योंकि जिस तरह के उम्मीद है लोगों को, जिस तरह से नौकरी का आश्वासन है, जिस तरह से रोजगार का आश्वासन है, कोई भी मुखिया चाहेगा कि एक मजबूत सरकार हम बिहार में बनाएं, और मजबूत सरकार फिगर जो आना है वो उसकी संकेत अब मिलने लगे हैं। उस संकेत के आधार पर हमको लगता है कि पोस्ट इलेक्शन तेजस्वी और नीतीश की एक दोस्ती हो सकती है, ऐसा लोग मान रहे हैं पटना में। और शायद इसीलिए जो जो लोग जा रहे हैं, कुशवाहा हैं या फिर चाणक्य हैं या जो बाकी नेता हैं, एमपीज हैं, ये लोग जो नीतीश का जहाज छोड़कर आरजेडी के रथ पे सवार हो रहे हैं, क्या ये भी समझ रहे हैं इस मौसम उनको भी लगता विज्ञान है, को? उनको, हाँ उनको भी लगता है कि पोस्ट इलेक्शन हो सकता है कि बीजेपी सीन से बाहर हो और एक बार फिर से जो जदयू और तेजस्वी आ जाए तो हम लोग पुराने घर में ही रह जाएंगे, कहीं हम लोग को इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। जी। क्योंकि जो स्थिति जनता दल यूनाइटेड के भीतर है वो ये लोग अच्छी तरीके से समझ गए हैं कि क्या होने वाला है। तो दोस्तों, जो बड़ा सवाल है, जो हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, बड़ा सवाल ये है कि क्या बीजेपी पिछली बार की जो परफॉर्मेंस है 2020 की, उसको इस बार रिपीट कर सकती है कि नहीं कर सकती? क्योंकि एक ऐसा क्रूशल फैक्टर है जो बीजेपी को भीतर तक डेंट कर रहा है, वो है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर की पार्टी जिस तरह से चर्चा में है, जिस तरह से जनसमूह भीड़ उनके पास पहुंच रही है, प्रशांत किशोर अगर मजबूती से चुनाव लड़ते हैं तो ज्यादातर नुकसान जो है वो बीजेपी को देंगे। और अगर बीजेपी सिमटती है 50-55 सीटों में, अगर ऐसा होता है, तो फिर विकल्प हर तरह के खुले हैं। ताकि सरोज जी ने कहा कि फिर नीतीश कुमार के लोग, यानी नीतीश कुमार की जेडीयू तेजस्वी के साथ हाथ मिला सकती है 14 नवंबर के बाद। तो कुछ भी हो सकता है। हालांकि अभी सीन काफी ओपन है, अभी जो दृश्य है पूरा हमको नहीं दिखाई दे रहा। अभी तो एक हम ये ट्रेलर देख रहे हैं। आगे क्या होता है आने वाले हफ्ते भर में, उसे बहुत कुछ अंदाजा लगेगा कि 14 नवंबर को जब नतीजे निकलेंगे, मशीनें खुलेंगी, तो फिर चुनाव में किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, और क्या ये हंग असेंबली तो नहीं हो सकती, क्या ये त्रिशंकु विधानसभा तो नहीं होने जा रही। और अगर हंग है मामला, तो जैसा कि सरोज जी ने इशारा किया कि चाचा भतीजा फिर एक बार मिल सकते हैं। देखिए क्या होता है। बिहार की स्थिति हमेशा से रहस्य का एक पर्दा उड़े रहती है। उमाकांत जी, आप इस प्रोग्राम में आए, बहुत बहुत शुक्रिया। सरोज जी, आपने कुछ ताजे इनपुट दिए, नए इनपुट और बड़े बोल्ड इनपुट दिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।